सपा की राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। यह बड़ी खबर, बड़ी पॉलिटिकल अपडेट लखनऊ से इस वक्त हमारे पास। समाजवादी पार्टी के युवा संगठन, प्रकोष्ठ और महिला सभा को भंग कर दिया गया है। सपा के यूपी अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को छोड़कर सारे संगठन को, कार्यकारिणियों को, पदाधिकारियों को भंग कर दिया गया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भंग किया है और इसकी घोषणा भी कर दी गई है। यह बड़ी खबर, ये बड़ी खबर। और देखिए, उपचुनाव में हार हुई समाजवादी पार्टी की, विधानसभा चुनाव में हार हुई, उसके बाद यह बड़ा स्टेप लिया गया है। सारी कार्यकारिणी को, संगठन को एक किस्म से देखा जाए और पदाधिकारियों को हटा दिया गया है, भंग कर दिया गया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह कार्रवाई की है। अब यह देखना बहुत दिलचस्प कि इसके पीछे कारण क्या बताया जाता है। क्या यह कहा जाता है कि एक रूटीन एक्शन है, संगठन को जो है वो नया लुक दिया जाएगा समय की आवश्यकता के हिसाब से, या कोई कारण बताया जाता है इस कार्रवाई के पीछे? सीधा आपको लखनऊ ही लेकर चलते हैं। शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी, वहां से सीधा कनेक्ट है और वो हमें ज्यादा जानकारी देंगे समाजवादी पार्टी के से जुड़े इस घटनाक्रम पर। शैलेश, हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि घोषणा में क्या शब्द इस्तेमाल किए गए हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा इसे भंग करते वक्त, और आपके सूत्र आपको क्या बता रहे हैं, यह कार्रवाई क्यों की गई है? देखिए, रामपुर और आजमगढ़ में जो चुनावी हार का सामना करना पड़ा है समाजवादी पार्टी को, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई है। साफ समझा जा सकता है कि पार्टी भी समझ चुकी है कि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है, कहीं ना कहीं वो लोग उसमें सूट नहीं कर रहे, यानी वो वैसे परिणाम नहीं दे रहे जैसे पार्टी ने उम्मीद की थी। और शायद यही वजह है कि पार्टी अपने ही किले में, अपने ही गढ़ जो उनके कहे जाते थे, वहाँ पर चुनाव हार गई है। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तरफ से, देखिए इसे जो ट्वीट किया गया उसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष यानी नरेश उत्तम पटेल, उनको अभी पद पर रखा गया है। उनको पद पर रखने का मतलब साफ है कि पार्टी का उन पर भरोसा है। और पटेल हैं, पिछड़ी बिरादरी से आते हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक है और उन पर अभी भरोसा कायम है, यानी अखिलेश यादव का। लेकिन बाकी जितने भी युवा संगठन है, महिला सभा है, इसके अलावा जितनी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, राज्य कार्यकारिणी है, उन सभी को भंग कर दिया गया है। अब इन सबका नए सिरे से गठन किया जाएगा और ये मानकर चलिए अब जो गठन होगा वो 2024 को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इससे पहले आप देखिए भारतीय जनता पार्टी नतीजों से उत्साहित है और जाहिर सी बात है दोनों ऐसी सीटें जीती जो लगभग ये माना जाता था कि बहुत मुश्किल है पार्टी के लिए, लेकिन उनको जीता। और उसके बाद में पार्टी एक नए उत्साह के साथ में अब आगे 24 की रणनीति बना रही है। बसपा की बात करें तो बसपा भले ही आजमगढ़ में चुनाव हार गई, रामपुर में प्रत्याशी नहीं उतारा, आजमगढ़ में भले ही चुनाव हार गई थी, लेकिन वहां के जो नतीजे सामने आए उससे काफी उत्साहित है। ये मानकर चल रही है कि अब जो खासतौर से मुस्लिम वोटर है वो सपा से कट के उनके पास आ रहा है, इस चीज को मानकर चल रही है। तो इन दोनों दलों के बाद समाजवादी पार्टी के सामने अब कह सकते हैं मुश्किलों का एक पूरा पहाड़ है। 2024 की जो चुनौती सामने है, पहले ही वो काफी बड़ी चुनौती थी और बड़ी हो चुकी है। इससे पहले आप देखिए 2022 में विधानसभा के जो चुनाव थे, वहां पर पूरा ये मानकर बैठी थी पार्टी के इस बार सरकार बनाएंगे, लेकिन बिल्कुल ठीक आपने शैलेश, वो आपसे बिल्कुल ठीक बात है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को निराशा हाथ लगी है और जो उपचुनाव हुए वो भी बहुत निराशाजनक परिणाम लेके आए समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन इन तमाम परिणामों में समाजवादी पार्टी जहां से प्रेरणा ले सकती है, जहां से ऊर्जा प्राप्त कर सकती है, वो है उनका जो वोट फीसद और सीटें बढ़ी 2022 के विधानसभा चुनाव में। समाजवादी पार्टी को अपने इतिहास में इतना वोट, इतने प्रतिशत वोट कभी नहीं मिला था शैलेश। उसके बाद भी ये बड़ा एक्शन लिया गया है। क्या आपके पास जानकारी है कि पुनर्गठन की प्रक्रिया कब से शुरू हो सकती है और इस प्रक्रिया को संपन्न कैसे किया जाएगा और किन चेहरों को, लोगों को वरीयता दी जाएगी? देखिए, मानकर चलिए बहुत जल्द अब नए चेहरों पर फैसला होगा, क्योंकि 24 जो है उसकी तैयारी सभी दल कर रहे हैं जोर शोर से। और जहां तक बात करें कि किन चेहरों को तरजीह दी जाएगी, तो निश्चित रूप से उनको तरजीह दी जाएगी जिनका प्रदर्शन इस बार चुनाव में अच्छा देखने को मिला। चुनाव के लिहाज से मतलब जो अपने क्षेत्र में देखिए जिनका प्रभाव है, अपने अपने वर्ग में जिनका प्रभाव है। तो देखिए अलग अलग वर्ग बने, ओबीसी वर्ग बना हुआ है, SC/ST के लिए अलग वर्ग बना हुए हैं, प्रकोष्ठ बने हुए हैं, मोर्चे बने हुए हैं। तो तमाम उनमें निश्चित रूप से अब ये देखा जाएगा कि अगर हम ओबीसी के लिए वर्ग कोई रख के चलते हैं या SC/ST के लिए किसी प्रकोष्ठ का गठन करते हैं, तो उनमें कौन सा ऐसा चेहरा है जिसमें वो दम है कि वो अपने वर्ग के, अपनी जाति के वोट को सपा में ट्रांसफर करा सके,
इसका एक प्रभाव हो, तो यानी अब उन चेहरों को सामने लाया जाएगा। और ये काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक बड़ी चुनौती के रूप में भारतीय जनता पार्टी पहले से सामने, और अब बसपा जो है वो भी जिस तरह से एक्शन मोड में, अभी हाल ही में जो बैठक हुई उसने भी, बसपा की भी अगर आप देखिए तो उसने भी पूरी अपनी व्यवस्था में बदलाव किए। ये जो प्रभारी की व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया, और उसके बाद जोनवार व्यवस्था आ गई बूथ को मजबूत करने पर। तो अब समाजवादी पार्टी को भी इसे लेकर एक बड़ा फैसला लेना होगा, उन चेहरों को तरजीह देनी होगी जो वाकई में, क्योंकि देखिए लगातार ये बात तो उठती रही है, आप भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में लोग ये सवाल उठाते रहे कि जो अखिलेश यादव के आसपास के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनमें बदलाव की जरूरत है, चीजों में, संगठन में बदलाव की जरूरत है। और ये सवाल लगातार पार्टी के अंदर से भी उठ रहे हैं, बाहर तो छोड़िए अंदर से भी उठ रहे हैं। तो अब उस चुनौती का सामना करते हुए ऐसे लोगों को तरजीह देनी होगी जो पार्टी का ऐसा फेस बने, जो सिर्फ फेस ना हो, जो सिर्फ अपने लिए काम ना करे, बल्कि वो वोटर्स को लाकर समाजवादी पार्टी बिल्कुल ठीक कहा आपने शैलेश, ये बड़ी चुनौती होगी उन चेहरों की पहचान करना, उन लोगों की पहचान करना, उनको प्रमोट करना, उनको जिम्मेदारी देना, और फिर से एक संगठन और जो उसके अलग अलग प्रकोष्ठ हैं जिनके पास अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करना। बेशक ये एक बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेश, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी हमारे दर्शकों को। आइए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक आज है, गाजियाबाद में चल रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है, गाजियाबाद में ये बैठक चल रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे पास। गाजियाबाद में यह बैठक चल रही है और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। स्वाभाविक सा प्रश्न है, एमएसपी सहित अन्य मुद्दों पर रणनीति बनाई जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक शुरू हो चुकी है, ताजा अपडेट है गाजियाबाद में। राकेश टिकैत इसमें शामिल हो रहे हैं और क्या उनके लक्ष्य होंगे ये जानने वाली बात होगी। इस बैठक का उद्देश्य क्या है, एमएसपी सहित अन्य मुद्दों पर रणनीति बनाई जा रही है, ये जानकारी इस वक्त हमारे पास है। लेकिन इस बैठक के उद्देश्य और क्या है एमएसपी के अलावा? एमएसपी गारंटी की मांग पर आंदोलन की तैयारी है और ये संकेत राकेश टिकैत पहले भी देते रहे हैं अपने बयानों में। तो यह आंदोलन कब से शुरू होगा, क्या इसको लेकर कोई स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है? आइए जानते हैं शक्ति सिंह से। गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता शक्ति सिंह, इस बैठक पर नजर रखे हुए हैं। शक्ति, हमारे दर्शकों को बताएं कि ये बैठक कब से शुरू हुई है, कितने लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, कौन कौन से लोग हैं और असल में विचार का केंद्र क्या है इस बैठक में? तमाम इसमें संगठन हैं जो कि पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश से तो राकेश टिकैत खुद ही मौजूद हैं और उनके साथ काफ़ी सारे किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक बड़ी बैठक है, बड़ी अहम बैठक है, ये एसकेएम की बैठक है, संयुक्त किसान मोर्चे की ये बैठक है। इसमें चार मुद्दों पर इसमें बात रखी जा रही है। अभी जो हमें पता चला है 4 मुद्दों में एमएसपी की गारंटी है, वहीं लखीमपुर जो प्रकरण हुआ था उसमें क्या प्रोग्रेस है उस बात को भी रखा गया है, और जिन किसानों की आंदोलन के दौरान मृत्यु हुई थी उन्हें मुआवजा मिला या नहीं मिला उसको लेकर इसमें बात हो रही है, और जिन स्टेटों में किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज थे वो मुकदमे वापस अभी क्यों नहीं हुए उस बात को लेकर इसमें एक जो चर्चा है वह चल रही है। तो 4 मुद्दे इसमें अहम रखे गए हैं। पहले कोर कमेटी की बैठक हुई, कोर कमेटी की बैठक होने के बाद अब संयुक्त किसान मोर्चे यानी कि जो और संगठन थे उन सभी के साथ ये बैठक चल रही है और काफ़ी देर से बैठक चल रही है और लगातार इस पर मंथन किया जा रहा है कि आगे की रणनीति क्या बनाई जाएगी, क्या इसमें कोई आंदोलन करना पड़ेगा या सरकार को पहले चेताना पड़ेगा, चेतावनी देनी होगी कि हमारी ये मांगे हैं, जो मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई तो क्या हमें दोबारा से कोई आंदोलन करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी ही अहम बैठक ये मानी जा रही है जिस तरह से गाजियाबाद में रखी गई है। वहीं अगर जो 13 महीने जो आंदोलन चला था बिल वापसी को लेकर, जो किसान विरोधी बिल बताया जा रहा था किसानों की तरफ से, हालांकि वो बिल वापसी हो गया। उसके बाद ये पहली ही ऐसी कोर कमेटी की इस मीटिंग रखी गई है और उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चे की इतनी बड़ी संख्या में जो किसान जुटे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अहम फैसला। हालांकि इसमें जो 4 मांगे हैं, शुरुआत में 4 जो मुद्दे हैं, 4 मुद्दे रखे गए हैं इसमें, जो अभी तक की हमारे पास सूचना है। बाकी किसानों के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। बात है, जब राकेश टिकैत से हमारी सुबह बात हुई तो उन्होंने हमें बताया था कि इसमें जो बिजली का बिल लेकर, बिजली के बिल को लेकर या ट्यूबवेलों पर लेकर जो कनेक्शन जो लगाए जा रहे हैं जबरन, उस पर भी बात होगी। लेकिन अभी कोर कमेटी ने 4 मुद्दों पर ये बात रखी है। जिन किसानों की मृत्यु हुई थी उन्हें मुआवजा मिला या नहीं मिला और क्यों नहीं मिला, अगर नहीं मिला
जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे वो मुकदमे वापस क्यों नहीं हुए, उसके कहते ये कारण है। जो एमएसपी की गारंटी पर ये जो आंदोलन खत्म किया था वो अभी तक इन्हें क्यों नहीं मिली। तो लगातार जिस तरीके से ये चार मुद्दे चल रही हैं, चर्चा ठीक है, चल शक्ति रही आप बता रहे हैं चार मुद्दे हैं जिस पर इसी बैंकेट हॉल में जी उसी बैंकेट हॉल में जहां पे आप मौजूद हैं वहीं पर ये बैठक चल रही है। शक्ति आप नजर बना के रखिए, हम आपसे आगे भी लगातार अपडेट हासिल करते रहेंगे। आपने स्पष्ट कर दिया है कि 4 मुद्दों पर चिंतन चल रहा है इस बैठक में। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहां के जागृति विहार सेक्टर 6 में रहने वाले एलएलबी के छात्र यश रस्तोगी अपहरण के बाद हत्या करने का मामला सामने आया है। सोमवार देर रात उसका शव लिसाड़ी गेट के पिलोखड़ी पुलिस चौकी के पास मिला। यश 26 जून से लापता था। पुलिस के मुताबिक समलैंगिक संबंधों के चलते यश की हत्या हुई। रात तक पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में लगी थी। यश ने व्हाट्सएप पर एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन किया जिसमें 40 समलैंगिक लोग शामिल थे और इसके बाद वह उन लोगों से मिलने लगा और समलैंगिक संबंध भी बनाने लगा। और इसी दौरान जावेद नाम के एक युवक से यश ने उसकी समलैंगिक संबंधों की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर 40,000 रुपए ले लिए और पैसों की डिमांड भी की जाने लगी थी। तो यश की हत्या समलैंगिक संबंधों के चलते हुई ये निकलकर सामने आ रहा है। अपहरण के बाद हत्या की गई। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले मौलवी डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली ने सूफी खानका एसोसिएशन को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। नमूस ए रिसालत का विरोध करने पर यह धमकी दी गई है। नमूस ए रिसालत का मतलब होता है कि मोहम्मद साहब की इज्जत की रखवाली। जलाली ने कहा कि भारत में बैठे हमारे लोग ही इंडिया को पाकिस्तान बना देंगे। फोन पर उसके साथी ने कहा कि भारत को जल्द पाकिस्तान बना दिया जाएगा और इस मुद्दे पर कौसर हसन मजीदी से बात की एबीपी गंगा संवाददाता ने। मजीदी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। मजीदी साहब, क्या है यूट्यूब में क्या मामला निकल गया है? देखिए, कल यूट्यूब उसका पाकिस्तानी आतंकी मुल्ला जलाली का यूट्यूब चैनल है। उस यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड की गई है जिसमें वो कहीं सभा कर रहा है। उस सभा में उसने भारत को चैलेंज किया है, सूफी खानका एसोसिएशन को और देश के प्रधानमंत्री जी को अनर्गल जो है शब्दों का प्रयोग किया है। और उसमें उसने ये कहा है कि सूफी खानका एसोसिएशन ये हिंदुस्तान की हिंदुओं की गोद में बैठी हुई है और ये नामूसे रिसालत पर नहीं बोलती है। ये वही बातें जलाली बोल रहा है जो उससे पहले उसका लड़का सुफियान बोल चुका था। ताज्जुब की बात है कि उसमें ये कह रहा है कि भारत को हम पाकिस्तान बना देंगे और उसके बाद वो कह रहा है कि हमें तो आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वहाँ पर जैसे कि उसके लोग बैठे हुए हैं, वही लोग भारत को पाकिस्तान बनाने का काम करेंगे। आपको धमकियाँ किस तरह से मिल रही हैं और क्या हो रहा है उसके? आपने पुलिस कमिश्नर से भी बात की थी इस वक्त? प्लीज़ ये पुलिस का सवाल न करें, क्योंकि अब हम शर्मिंदा हो जाते हैं। जब कानपुर पुलिस का जिक्र आ जाता है तो हम अपने आप में शर्मिंदा हो जाते हैं। आपको धमकियाँ मिली थी, क्या आपको लगातार धमकियाँ मिल रही हैं और क्या कहा जा रहा है? देखिए, धमकियां तो जैसे मेरा मुकद्दर बन चुका है। केवल ये जलाली आतंकी ने पाकिस्तान से ही धमकी नहीं दी, इससे पहले इसके तमाम गुर्गों ने व्हाट्सएप कॉल्स करके धमकियां दी, जिसे मैंने दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड किया है। इसके अलावा यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर मंच पर इनके द्वारा धमकी दी गई। इससे पहले तो जब हमने पीएफआई का विरोध किया था और जो मुंबई में जेनोसाइड के संबंध में यहाँ के कुछ मुल्लाओं ने बैठक की थी और भारत को बदनाम किया था और हमने उसकी शिकायत की थी। शिकायत करने के बाद अलकायदा के समर्थक, अलकायदा के आतंकी ओसामा बिन लादेन के समर्थक और सहयोगी रहे मोहम्मद अल मसारी द्वारा, जो इस्लामिक रिपब्लिकन पार्टी और वल्फ ऑफ उम्मा का संस्थापक अध्यक्ष है, उस आतंकी के द्वारा मुझे जो है कई बार इंस्टाग्राम पर धमकी दी गई, ट्विटर पर मेंशन करके धमकी दी गई। आपने दावत इस्लामी के बारे में भी बड़े खुलासे किए और हमने देखा कि उदयपुर की जो घटना है उसमें दावत इस्लामी का नाम भी निकल करके आया, तो उसकी तरफ से आपको धमकियाँ मिल रही? जी, जिस समय हमने, हाँ, बराबर धमकियाँ मिल रही हैं। और एक बात और हम जोड़ देना चाहते हैं कि जिस समय हमने 2019 में दावत इस्लामी के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई थी तो उस वक्त लोग जो है इस बात को मानते नहीं थे और उपहास उड़ाते थे। आज वही चीज़ें जिसकी आशंका 3 साल पहले हमने व्यक्त की थी, आज वही चीज़ें सामने आई हैं। दावत इस्लामी की फंडिंग के विषय में, उनके डिब्बों के विषय में मैंने कहा था तो लोग नहीं मानते थे। और पिछली बार जो है आप लोगों के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से जब वो उन चीज़ों का खुलासा हुआ तो तमाम पूरे भारतवर्ष में डिब्बे निकल कर के आए और वो डिब्बे वो बैन हुए। प्रशासन ने कहा नहीं, कोई डिब्बे नहीं है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, फिर वही चीज़ें सामने आ गई। साफ तौर पर
और इसके अलावा अब तो धमकियों का सिलसिला एक सिलसिला बन चुका है और लगातार इनको धमकियां मिल रही हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। इधर यूपी के बहराइच में रिश्वत लेने वाले लेखपाल को एसडीएम ने सरेंडर कर दिया है। लेखपाल पर आरोप है कि सरकारी जमीन के पट्टा बनवाने के लिए लेखपाल मनशाराम ने 10,000 रुपए की घूस ली। लेखपाल मनशाराम का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है और इसमें लेखपाल एक व्यक्ति से रुपए लेते हुए दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर बहराइच सदर तहसील के एसडीएम ने लेखपाल मनशाराम को तत्काल सस्पेंड कर दिया है और पूरे मामले की जांच सदर तहसीलदार को सौंप दी गई है। ये वीडियो वायरल है, लेखपाल के रिश्वत लेने का 10,000 रुपए। इसमें जो लेखपाल है उनका नाम जो दिख रहे हैं उनका नाम मनशाराम है और अगले ही दिन 1 जुलाई को उनको तहसीलदार सदर की आख्या के अंतर्गत उनको निलंबित कर दिया गया तत्काल प्रभाव से और तहसीलदार सदर बहराइच को ही उनका जांच अधिकारी बना दिया गया है और जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ जो भी विभागीय और अनुशासनिक कार्रवाई होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।